हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सल्तनत कालीन झारखंड को देखेंगे। सल्तनत कालीन झारखंड पर हम लोग चर्चा करेंगे। 1206 से 1526 तक का जो काल है उसी को हम लोग सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में दिल्ली सल्तनत की जो है सो स्थापना की गई। सल्तनत काल के दौरान झारखंड के राजनीतिक इतिहास पर आने से पूर्व कुछ सांस्कृतिक तथ्यों को जो है सो जान लेना आवश्यक होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब जिस समय सल्तनत काल या मुगल काल चल रहा था तो पूरे भारत में भक्ति आंदोलन का भी जो है सो ये काल था। बहुत सारे भक्ति आंदोलन के संत अपने अपने मत का जो है सो प्रचार प्रसार इस दौरान कर रहे थे। इसी में से एक संत थे जिनको हम लोग चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1534 ईस्वी में जो है सो हुआ था। तो माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु 2 बार जो है सो झारखंड की यात्रा किए थे, मतलब कि बोध गया और मथुरा जाने के क्रम में उल्लेख मिलता है कि ये 2 बार जो है सो झारखंड आए थे। एक किताब है जिसको हम लोग चैतन्य चरितामृत कहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में हम लोग पाते हैं कि झारखंड के भूगोल की जानकारी तो है ही, इसके साथ साथ इसमें उल्लेख है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो छोटा नागपुर की यात्रा किए थे, संथाल परगना की भी ये जो है सो यात्रा किए थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक नागवंशी शासक हुआ जिसका नाम छत्र राय था, तो उसने कोराम्बे में एक वासुदेव की मूर्ति जो है सो स्थापित की थी और माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु इसी मूर्ति को जो है सो देखने के क्रम में देखने के लिए झारखंड जो है सो आए थे और झारखंड के रास्ते फिर ये बोध गया गए थे, है ना। कई बार इन्होंने मथुरा, वृंदावन, बोध गया आदि की यात्रा की, तो झारखंड के रास्ते ही जो है सो इनकी यात्रा होती थी और माना जाता है कि झारखंड में वैष्णव मत का जो प्रचार प्रसार जो हुआ तो चैतन्य महाप्रभु के ही प्रयासों से हुआ। अब हम लोगों को ये भी उल्लेख मिलता है कि दुमका, जामताड़ा, है ना, ये जो जिले हैं देवघर, दुमका, जामताड़ा, देवघर आदि क्षेत्रों में, है ना, इनके प्रेरणा से या इनके प्रयासों से बहुत अधिक संख्या में जो है सो ठाकुरबाड़ी की भी जो है सो स्थापना हुई। मतलब राधा कृष्ण के मंदिर जो है सो चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा से जो है सो स्थापित हुए थे। उल्लेख ये भी मिलता है कि असना, चित्रा, करो आदि का जो क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु न सिर्फ आए थे बल्कि उन्होंने यहाँ पर जो है सो विश्राम भी किया था, है ना। वो कुछ दिन यहाँ बिताए भी थे। ठीक है, झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार इनके जो है सो प्रयासों से हुआ। अब हम लोग जब राजनीतिक इतिहास में आते हैं तो पाते हैं क्या कि तुर्कों का, है ना, जो झारखंड में जो आगमन हुआ, तो तुर्कों का झारखंड में जो आगमन हुआ तो या तो शत्रुओं का पीछा करने के क्रम में हुआ या नहीं तो बंगाल और उड़ीसा जाने के दौरान हुआ। मतलब मार्ग की तलाश के दौरान, मतलब बंगाल और उड़ीसा जाने के लिए एक प्रमुख मार्ग झारखंड के रास्ते होकर जाता था, तो या तो शत्रुओं का पीछा करने के क्रम में या बंगाल या उड़ीसा जाने के क्रम में तुर्कों का झारखंड में आगमन हुआ। ठीक है, गोरी जो था, है ना, मोहम्मद गोरी, तो गोरी का एक प्रमुख दास था जिसको हम लोग बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग पाते हैं क्या कि जब मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु हो गई तो उसका जो राज्य था, उसका जो साम्राज्य था, वो उसके 3 दासों में जो है सो बंट गया था, जिसमें भारत वाला जो इलाका था, है ना, माने मुख्य रूप से पंजाब से लेकर बंगाल तक का जो क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सो मिला था। तो गोरी का ही एक दास था जिसको हम लोग बख्तियार खिलजी के नाम से जानते हैं। तो उल्लेख मिलता है कि 1203 में बख्तियार खिलजी जो है वो पूरब की तरफ बढ़ा, है ना, मतलब कि उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए जो है सो ये आया, इस इलाके में जो है सो ये आया। इसने उदंतपुरी बौद्ध विहार को नष्ट किया, विक्रमशिला, नालंदा, है ना, यूनिवर्सिटी वगैरह को जो है सो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। और इसी दौरान बहुत सारे हम लोग पाते हैं कि गैर जो आदिवासी जो लोग थे, है ना, तो गैर आदिवासी लोगों का जो है सो
जो अराजकता जो व्याप्त हुआ बख्तियार खिलजी के आक्रमण से, तो इस अराजकता के दिनों में बहुत सारे गैर आदिवासियों का जो है सो झारखंड में प्रवेश होता है और झारखंड क्षेत्र में आकर ये गैर आदिवासी लोग जो हैं वो बस जाते हैं, है ना। और माना जाता है कि इसी दौरान बख्तियार खिलजी को झारखंड के रास्ते बंगाल जाने वाले मार्ग का भी पता चलता है और फिर 1204-5 में वो झारखंड के रास्ते ही बंगाल पहुंचता है और लखनौती में सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित करके वो लखनौती पर अधिकार कर लेता है, मतलब बंगाल पर जो है सो अधिकार कर लेता है। अब बख्तियार खिलजी के ही आक्रमण के दिनों में हम लोग पाते हैं क्या कि उरांव जो जनजाति है, तो उरांव जनजातियों का भी जो है सो झारखंड में प्रवेश होता है ना। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान उरांवों का भी झारखंड में प्रवेश होता है। अब सल्तनत कालीन झारखंड में हम लोग जो आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि सल्तनत कालीन जो शासक था इल्तुतमिश और जो बलबन, है ना, तो इल्तुतमिश और बलबन के समय यहाँ के जो प्रमुख नागवंशी राजा थे उनका नाम हरिकर्ण था, है ना। हमने हरिकर्ण, इल्तुतमिश और बलबन के दौरान जो है झारखंड के प्रमुख नागवंशी शासक हुए। अब हम लोग को ज्ञात होता है कि बलबन ने बंगाल का अभियान किया था। जब बंगाल में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उस विद्रोह को कुचलने के लिए बलबन स्वयं जो है सो नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हुए बंगाल गया था और उसने जो है सो विद्रोह को शांत किया था, विद्रोह का जो है सो दमन किया था, है ना। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो बलबन पहला ऐसा सुल्तान था सल्तनत काल का जो झारखंड आया था, मतलब झारखंड के रास्ते वो बंगाल गया, मतलब सबसे पहले झारखंड क्षेत्र में अपना कदम रखने वाला जो सुल्तान था वो बलबन ही था, है ना। इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे अगर बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के काल को अगर हम लोग देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू जो है उल्लेख मिलता है कि इसने नागवंशी राजाओं को कर देने के लिए बाध्य किया था, है ना, लेकिन इसमें उसको समुचित सफलता जो है सो नहीं मिला, है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी का एक और सेनापति था जिसको हम लोग मलिक काफूर के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत जो जीता गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो मलिक काफूर की ही इसमें मुख्य भूमिका थी। तो उल्लेख मिलता है कि मलिक काफूर भी जो है सो झारखंड आया था, ठीक है। अब हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को जब देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में उल्लेख मिलता है कि उसका सेनापति जिसका नाम मलिक बया था, तो मलिक बया ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया 1340 ईस्वी के आसपास में, है ना। लेकिन जो संथाली स्रोत है, तो संथाली स्रोतों से ज्ञात होता है कि यह जो आक्रमण हुआ था वो मलिक बया के नेतृत्व में नहीं हुआ था बल्कि इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था और इस इब्राहिम अली ने बीघा के किले पर जो है सो अधिकार स्थापित कर लिया था, है ना। अब आगे जब फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है 1359-60 में, है ना, झारखंड के रास्ते जो है सो वो बंगाल गया था, है ना, और बंगाल के शासक शमसुद्दीन इलियास शाह को जो है सो उसने पराजित किया था, ठीक है, शमसुद्दीन इलियास शाह को पराजित किया था। और फिर उड़ीसा का भी जो है सो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अभियान किया गया था और जब वापस वो आ रहा था, दिल्ली जब वापस आ रहा था तो हजारीबाग क्षेत्र में सतगावा पर जो है सो उसने आक्रमण किया और सतगावा पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपने जीते गए क्षेत्र की राजधानी भी जो है सो सतगावा को बनाया और अपने एक अधिकारी जिसका नाम था आजम उल मुल्क, है ना, तो आजम उल मुल्क को उसने जो है सो सतगावा का शासक भी नियुक्त किया, ऐसा उल्लेख मिलता है ना। अफीक एक इतिहासकार हुए तो अफीक ने उल्लेख किया है कि जब बंगाल और उड़ीसा के अभियान से वापस जब झारखंड के रास्ते फिरोज शाह तुगलक जब दिल्ली जा रहा था तो अपना जो है सो मार्ग भटक गया था, है ना, और 6 महीने के पश्चात जो है सो मुख्य सेना से मिला था, ठीक है, ऐसा उल्लेख अफीक जो है सो करता है। फिर जब हम लोग पाते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का शासन जब समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात सैयद वंश के काल में, माने सैयद वंश जो चलता है मतलब 1451 ईस्वी तक, तो सैयद वंश के शासकों के शासन काल में झारखंड में कोई विशेष हस्तक्षेप जो है सो हम लोग नहीं देखते हैं। आगे लोधी वंश जब स्थापित होता है 1451 में तो वो ज्ञात होता है कि लोधी शासकों के शासन काल में झारखंड में 3 प्रमुख नागवंशी शासक हुए जिनमें से नाम था
एक का प्रतापकर्ण, दूसरे का छत्रकर्ण और तीसरे का विराटकर्ण। ठीक है। अब लोधी वंश के ही शासन काल में हम लोग पाते हैं क्या कि उड़ीसा में गंग वंश के एक मंत्री है ना, जिसका नाम कपिलेंद्र गजपति था, है ना, 1435 से 70 तक इनका शासन हुआ था। तो ये कपिलेंद्र जो गजपति था, तो इसने उड़ीसा में एक नए राजवंश जिसको हम लोग गजपति वंश के नाम से जानते हैं स्थापित किया था, है ना। और झारखंड पर आक्रमण कर इसने नागवंशी राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था, है ना। जो कपिलेंद्र जो गजपति था वो झारखंड में आक्रमण करता है, नागवंशी राज्य के बहुत सारे क्षेत्रों को जो है सो ये जीत लेता है। ठीक है। अब हम लोग को उल्लेख मिलता है क्या कि झारखंड के कुछ भाग पर कपिलेंद्र गजपति के द्वारा जो है सो शासन भी जो है सो चलाया जाता है ना। फिर आगे हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि खान देश का एक शासक हुआ जिसका नाम आदिल शाह द्वितीय था। तो आदिल शाह द्वितीय जिसका शासन काल 1457 से 1501 था, इसने क्या किया था कि एक सैन्य दल को जो है सो झारखंड भेजा था। ठीक है ना। और माना जाता है कि आदिल शाह द्वितीय के जो ये सैनिक जो झारखंड आए थे, तो न सिर्फ इन्होंने लूटपाट की थी बल्कि कुछ क्षेत्रों को भी अपने अधीन जो है सो किया था, जो लंबे समय तक नहीं रह सका, लेकिन कुछ समय तक कुछ क्षेत्र पर इनका जो है सो अधिकार रहा। और आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान भी जो है सो कहा गया है। झारखंडी सुल्तान मतलब जंगल का राजा का भी जो है सो उपाधि हम लोग देखते हैं कि आदिल शाह द्वितीय को मिला था, है ना। फिर हम लोग इसी समय में पाते हैं क्या कि बीरभूम का एक राजा था जिसका नाम था भीमशरण। तो इसने सिंहभूम क्षेत्र पर जो है सो आक्रमण किया था। ठीक है। फिर जब दिल्ली सल्तनत का विघटन जब हुआ, तो दिल्ली सल्तनत के विघटन के उपरांत जौनपुर एक जो है सो स्वतंत्र राज्य बना। ठीक है। अब जौनपुर का एक शासक था जिसका नाम था इब्राहिम सरकी। तो उल्लेख मिलता है कि मिथिला के राजा शिव सिंह और बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड के मार्ग का इसने जो है सो उपयोग किया था। ठीक है ना। मतलब इब्राहिम सरकी जो जौनपुर का राजा था, उसने झारखंड के मार्ग का उपयोग किया था, मुख्य रूप से बंगाल के राजा गणेश के जो है सो विरुद्ध। ठीक है। अब 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के डर से जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी जो था वो कुछ समय तक झारखंड में ही छुपा रहा था और साहेबगंज में वो कई महीने जो है सो अपना गुजारा था। ठीक है। हुसैन शाह सरकी जो सिकंदर लोदी से डर करके झारखंड आया था और साहेबगंज में जो है सो वो रुका था। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य था। मतलब कि सल्तनत कालीन झारखंड को जब आप देखें तो इसमें बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है। इसमें जो मेन जो फैक्ट है ना, करीब करीब अगर हम लोग देखें तो सल्तनत कालीन झारखंड से संबंधित 10 से 15 ही ऐसा फैक्ट है जो परीक्षा की दृष्टि से जो है सो महत्वपूर्ण है, और इसकी चर्चा जो है सो इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष हम जो है सो किए। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम लोग मुगल कालीन जो है सो झारखंड को देखेंगे और देखेंगे कि मुगल शासकों के शासनकाल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं यहाँ पर घटी थी जो तुलनात्मक रूप से सल्तनत कालीन झारखंड से परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई चीजों को लेकर मिलते हैं। धन्यवाद।